जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चे, देखिए इंडिया का और न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। इसी बीच में मैंने आपके लिए समय निकाल कर ये एक क्लास बना दी है पर्यावरण की। जो पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, इसकी ये क्लास 2 है। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, मैं आपको बता देता हूँ, मैं 100 दिन तैयारी करा रहा हूँ यूपी पुलिस की, और ये मेरा 15वां दिन है जब मैं आपसे जुड़ा हूँ। देखिए, पूरा भारत सेलिब्रेट कर रहा है कि इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है, और इसी बीच में मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी स्पेशलिटी है यूपी पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें जीएस की स्पेशलिटी है। और मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखिए, मैंने सब कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो ये क्लास भी उसी तरह से रिकॉर्डेड रहेगी। अभी मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, स्क्रीन पर आपका कंटेंट रहेगा, लेकिन वो कंटेंट बहुत इफेक्टिव है। आप लिटरली मेरे एक्सपीरियंस को वहां पर शेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको मिलने वाला है। पिछली क्लास की तरह इसे भी आप उसी तरह से देखोगे। मैं भले ही ना दिखाई दूं, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ है कि भाई, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिखाया है, कंटेंट आपको समझाया है, वो नॉर्मली मेरी जो लाइव क्लास होती है या नॉर्मली स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग होती है, उनसे कम समय में बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है। तो आप उसी तरह फॉर्मेट में देखिए, क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब बस पेशेंस करके इसको सीखिए, ध्यान से देखिए, तो आपका यहाँ से जीएस का स्कोर बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारा कंटेंट मैंने आपको करा दिया। आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट जो मैंने इसके अंदर कराए हैं। आप यूट्यूब पर उठाकर देखिए पर्यावरण के नाम पर आपको क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी कहाँ से, ये सब चीज़ें मैंने करा दी हैं। फिर बता देता हूँ, जो बच्चे नए हैं देख लीजिए जाकर। फॉर्मेट आज भी आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आज इंडिया का मैच था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि एकदम से जो पीपीटी है वो नहीं बन पा रही थी। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी इस क्लास को बना रहा हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें समझा सकूँ। चलिए, तो मैंने समझाया था आपको कोप के बारे में। कोप 26 के बारे में आपने कुछ भी पॉइंट याद नहीं करना कि ये कहाँ पर हुई, कैसे हुई। बस आपने एक चीज याद रखनी है इससे, भारत के टारगेट, कि भारत का कौन सा टारगेट किसके लिए है और कब तक के लिए है। जैसे 2030 तक के लिए जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा जो है उसको कितने गीगावाट तक पहुंचाना है, तो 500 गीगावाट तक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 2030 का ही टारगेट है कि 50% तक जो ऊर्जा है उसकी जरूरत को हम अक्षय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा से पूरा करेंगे। ये भी इसी के अंदर कहा गया था। तो ये आपसे नॉर्मल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि जो कोप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या चीज है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में बता के चलूंगा अभी। और जो फाइनल क्लास जो होगी उसमें मैं आपको एक कोई जो चीजें बची हुई हैं जो ओरल में आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत सारी चीजें नहीं समझा सकता आपको। वो मैं सारी चीजें आपको कब समझाऊंगा, जब नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद जो टारगेट आपने याद रखना है वो रखना है 2030 तक का। इसमें टारगेट दिया गया है कि 1 बिलियन टन की कमी करनी है किसमें, कार्बन उत्सर्जन में। क्योंकि हमने टारगेट रखा है 2070 तक कि जीरो नेट, जो भारत है वो कार्बन उत्सर्जन में 0% कर देगा। बिल्कुल, कब तक करेगा ये आंसर करना है आपने। 2070 तक कर देगा। 2030 तक जो है अर्थव्यवस्था कार्बन तीव्रता जो है 45, इसको आप स्किप कर सकते हो। बस आपने एक तो ये पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर अक्षय ऊर्जा वाला रखना है। वैसे आपके लिए 3 इंपोर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, इसको आप मार्क करके चलोगे। 2070 वाला और ऊपर के 50 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा जीवाश्म जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या टारगेट रखा है, 50% तक कर देंगे 2030 तक, ये याद रखने। इसके बाद आ जाती है आपकी कोप 27। कोप 27 मिस्र में हुई, नहीं याद रखनी। यहां से आपने 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च हुआ, ये डेट याद कर लेना। बाकी इसमें आपको कुछ भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2032 तक का जो टारगेट रखा है भारत सरकार ने, जो अभी भारत के पास परमाणु क्षमता है उसको 3 गुना करने का टारगेट रखा है। वहीं ये तो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था और ट्रोल भी हुआ था कि भैया 20% जो है इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, इसके मिश्रण को। तो ये याद रखना कितने प्रतिशत पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिलाया जा रहा है, ताकि 2070 तक का जो टारगेट है हम किसका, बिल्कुल भी जीरो। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है
नेट जीरो कार्बन, ये नेट जीरो कार्बन जो है 2070 तक का है। इसीलिए जो हमने पेट्रोल के अंदर 20% तक इथेनॉल मिलाना स्टार्ट कर दिया है। अब आगामी कोप ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी? और ये दोनों में के एक आपसे पूछी जानी चाहिए, चाहे वो आपके एसआई के एग्जाम में पूछी जाए, चाहे वो जो होमगार्ड है उसके एग्जाम में पूछी जाए, चाहे जो आपका एग्जाम है कांस्टेबल का उसमें पूछी जाए। तो 25 की कहां पर हुई है ये पूछा जाएगा, ब्राजील के अंदर हुई है। कोप 31 जो है ये आपसे पूछी जाएगी, जो 26 में होनी है कहां पर होनी है, तुर्की के अंदर होनी है, और ये 30 थी। उसके बाद जो 24 में हुई है इसको आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, ये याद नहीं करनी, बस प्रथम याद रखनी है कि कोप प्रथम जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये कोप कोप कर रहे हो, ये है क्या चीज? ये पर्यावरण के लिए ही एक समिट होती है, हर साल समिट होती है, अभी तक 31 समिट हो चुकी हैं। तो ये मैं आपको जब आप स्क्रीन पर आऊंगा तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है? तो अगली क्लास में मैं ये जो पॉइंट आपके बचेंगे वो सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। प्रथम कहां पर हुई थी? तो बर्लिन जर्मनी के अंदर 1995 में हुई थी। ये पॉइंट एसआई वालों से जरूर मुझे लगता है कि इस बार पूछा जाना चाहिए। और देखिए आपके एग्जाम भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं 14 तारीख से। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे, मैं बता देता हूं। देखिए एक तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये पुरस्कार आपने याद रखना है, व्हीटली पुरस्कार। इसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तो आप इंपोर्टेंट रखेंगे कि किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। फिर आप व्हीटली जो पुरस्कार है इसको कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार। उसके साथ साथ देखिए ये जो पुरस्कार है, 2 पॉइंट आपने इसके लिए याद रखने हैं कि ये यूके स्थित व्हीटली फाउंडेशन के द्वारा नेचर जो है, जो पर्यावरण है उसके संरक्षण के लिए दिया जाता है, और जो दुनिया भर में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के लिए काम करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आपने याद रखना है। दूसरा पुरस्कार याद रखना है पर्यावरण के क्षेत्र में जो दिया जाता है, राइट लवलीहुड पुरस्कार 1980 से स्टार्ट हुआ। ये डेट नहीं याद रखनी, बस ये याद रखना है ये कहां से दिया जाता है, और सामाजिक न्याय व पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है। टाइलर पुरस्कार जो है देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा दिया जाता है, और पर्यावरण व ऊर्जा विकास के लिए दिया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहली क्लास स्टार्ट करी थी तब मैंने बताया था कि इसकी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे ये पुरस्कार ज्यादातर यही पूछा जाएगा कि पर्यावरण व ऊर्जा विकास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। 4 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं, तो उसमें से जो इसमें दिया जाएगा, जैसे टाइलर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पर्यावरण और ऊर्जा विकास के लिए, तो तब आंसर ऐसे करना है, ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनेंगे। वही पूछा जाएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ नहीं याद रखना। कांस्टेबल और होमगार्ड वाले बच्चों ने तो याद बिल्कुल भी नहीं रखना। किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण कर्ताओं को दिया जाता है, कार्यकर्ता जो होते हैं उनको दिया जाता है, उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है, और पांडा देखिए किस राज्य का जो स्टेट एनिमल है ये आप बताओगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, और अभी जल्दी से कर दीजिए क्योंकि आप नीचे कमेंट नहीं करते मेरे आंसरों का भी। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ये चैरिटी के लिए ये दिया जाता है कि जो वाइल्ड लाइफ को संरक्षण करते हैं उसके लिए गोल्ड पांडा पुरस्कार दिया जाता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे जो उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में आए होंगे। यहाँ आंदोलन पूछे जाते हैं, तो पर्यावरण के अंदर देखिए कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो सब इस पीडीएफ के अंदर मेंशन है। पीडीएफ आपको जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और ये सभी पीडीएफ वगैरह जो आपको मिलेंगे वहीं पर मिलेंगे। पहला है चिपको, इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे, पक्का पूछा जाएगा। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1973-74 में चमोली उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था ये बहुत पूछा जाता है, और ये तो ऑप्शन भी बनते हैं ए बी करके, ऐसे कि मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस जुड़े हुए हैं? तो चिपको आंदोलन से। उनके साथ साथ थी चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी, ये 3 नाम आते हैं जो चिपको आंदोलन से थे। और आपने तो उसमें देखा भी होगा गोरा देवी की जो पिक्चर है वो पेड़ों से तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। तो गोरा देवी का नाम भी जो है काफी ज्यादा फेमस है।
कारण क्या था इसका लाने का? तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की कटाई को, जो अवैध कटाई होती है और सरकार डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों की कटाई जो करती है, इसलिए वहां पर चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसी के चलते सुंदरलाल बहुगुणा जी को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, एसएससी वालों के लिए रहेगा कि भैया पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा को कब दिया गया। नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा यहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में आता है। मध्य प्रदेश से गुजरात तक चलाया जाता है। जो नर्मदा रिवर है उसके बचाव के लिए सरदार सरोवर बांध का विरोध किया गया था कि इसके बांध के बनने से जो है पीछे का कृषि क्षेत्र जो है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। जो वहां पर लोग रहते हैं उनका जो घर है वे कहीं ना कहीं जब बांध में पानी रोका जाएगा तो पीछे बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। तो इस वजह से चलाया गया था। नाम याद रखना, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेनली इसमें याद रखना है आपने मेघा पाटेकर। मैती आंदोलन इसको आप स्किप कर सकते हो और कैजुअली देखेंगे केवल वे लोग जो कांस्टेबल के हैं, बाकी जो होमगार्ड वाले हैं वे इसको याद नहीं रखेंगे। कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा उत्तराखंड में ही चलाया गया था। ये सिंपल बात की जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा की कॉपी ही थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से संगठन आपके लिए इंपोर्टेंट हैं? इसमें सबसे पहला नाम आता है IUCN का। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फुल फॉर्म पूछे तो ये आंसर करोगे। स्थापना 5 अक्टूबर 1948 फ्रांस में की गई थी। अभी मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके एग्जाम में सिलेबस के अंदर मेंशन भी है, इसलिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जोन से टॉपिक के साथ आ रही हैं मैं साथ साथ करा रहा हूं। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट बहुत मेहनत करके आपके लिए लेकर आता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छे से देख भी रहे होंगे। और सपोर्ट सेवा केवल इतनी है कि वीव इतने अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज उस ओर ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखें, कंटेंट यहीं से लगेगा। आप यदि देखें, मैं ये दावा करता हूं कि यदि आपका कंटेंट नहीं लगता तो फिर किसी का भी नहीं लगने वाला कंटेंट। रेड डाटा बुक किसी के द्वारा जारी की जाती है और कब से, ये इंपॉर्टेंट है, कब से? तो ये 1969 से स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर संकटग्रस्त जो प्रजाति होती हैं उनको रखा जाता है। जैसे चीते की बात की जाए तो चीता संकटग्रस्त है। अभी देखिए कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं चीते, तो चीता भी अभी जो लाए गए हैं अफ्रीका से। तो संकटग्रस्त ऐसी कोई प्रजाति होती है या विलुप्त प्राय प्रजाति होती हैं, उसको किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक। इस तरह की रेड डाटा बुक होती है। और इस तरह का देखिए इसके अंदर ये होती है रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट, इस तरह की होती है। तो इस कंटेंट को भी मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली क्लास में अच्छे से थोड़ा बहुत चीजें और समझाने की जरूरत पड़ेगी तो समझा दूंगा, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा IUCN से। UNEP देखिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करा रहा हूं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी क्लास खत्म होगी ना तब तक मैं करा दूंगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछे 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। और अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केनिया नैरोबी के अंदर है। बस इतने पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म पूछी जाएगी। जहां भी हमेशा याद रखना UN आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है। और UN का मतलब आप रट्टा मार लीजिए, यूनाइटेड नेशन होता है। और उसके बाद के वर्ड आपने फुल फॉर्म में देखने हैं कि एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म ये है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये क्या है? 1961 में बनाया गया था। और जो वर्ल्ड लाइफ के लिए फंड इकट्ठा होता है, चैरिटी की तरह ऐसे कह सकते हैं, या उसके लिए काम किया जाता है, वो इसी पैसे से किया जाता है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। प्रतीक इसका पांडा है। पांडा पूछा जा चुका है, इसलिए मेंशन किया है कि WW जो है F का, ये WWF कुश्ती वाली F नहीं है, ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। इसका प्रतीक पूछा जाता है, इसका प्रतीक क्या है? पांडा है। और पांडा मैंने अभी पूछा भी है आपसे कि किस राज्य का स्टेट एनिमल है। प्रमुख पर्यावरण संगठन और प्राधिकरण कौन कौन से याद रखने हैं इसमें? CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना पूछी जाएगी, जो कि पूछी भी जा चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई?
1974 ईस्वी में की गई। इतना पॉइंट याद रखोगे। इसका काम क्या है, तो ये एक वैधानिक संगठन है। वैधानिक मतलब कि संवैधानिक नहीं है, और ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। ये पॉइंट मैं हमेशा बताता हूं कि कौन सा संगठन किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये आपने हमेशा याद रखना है। उसके साथ साथ उद्देश्य क्या होता है, जल वायु और भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए काम करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा। स्थापना कब की गई इसकी। उसके बाद आ जाएगा साइट्स। वाशिंगटन एक समझौता है जो 1973 में हुआ था, और 1 जुलाई 1975 से ये प्रभावी हो जाता है, लागू हो जाता है। काम क्या करता है, ये तो काम करता है जैव विविधता संरक्षण का विश्व का सबसे बड़ा समझौता है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विविधता संरक्षण का सबसे बड़ा समझौता कौन सा है, फिर साइट्स है। इसको भी मैं होल्ड करता हूं और इसको भी इंपॉर्टेंट लगाता हूं, और इसको भी मैं आपको मैनुअली थोड़ी सी चीजें इसके अंदर समझाऊंगा, और इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा। कितनी सुंदर इसकी पिक्चर है, इसका लोगो जो बड़ा सुंदर है। उसके साथ साथ उद्देश्य क्या है इसका, वन्य जीवों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लैंग्वेज आपको दी जाएगी और फिर आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। वन्य जीवों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना ताकि उनके अस्तित्व कहां गया, ये रहा, अस्तित्व को खतरा न हो। कौन सा संगठन है, फिर आप बताओगे साइट से। उसके बाद आ जाएगा टेरिफिक। टेरिफिक क्या है, मैंने अभी बताया WWF और IUCN का संयुक्त कार्यक्रम है। कभी भी पूछो कौन सा कार्यक्रम है तो ये बताना। उद्देश्य क्या है, वन्य जीवों के अवैध व्यापार की निगरानी करने के लिए कौन सा संगठन है, फिर आपने आंसर करना है टेराफिक। और इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, तो कैम्ब्रिज के अंदर मिलेगा, इंग्लैंड के अंदर। और इसको बनाया कब गया था, 1976 ईस्वी में बनाया गया था। बस इतने पॉइंट यहां से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है महत्वपूर्ण पर्यावरण अधिनियम। इसमें आपने देखिए यहाँ पिक्चर में तो लिखे भी हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है, इंपोर्टेंट है ये बहुत, 1986 में आता है। वहीं भारतीय वन अधिनियम पूछे तो 1927 में आता है, और वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में। बस इतनी ही डेट पूछी जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। यहां पर मैंने मेंशन भी किए हैं। उसके साथ साथ कौन सा आपने याद रखना है, वन्य जीव वाला मैंने बता दिया। देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आता है, वायु प्रदूषण 1981 में आता है। एक इसको कैजुअली देख लीजिए आप। पर्यावरण संरक्षण अभी मैं बता चुका हूं, 1986 में आता है, इंपोर्टेंट रहेगा। ध्वनि प्रदूषण वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा, ये 2000 में आता है। वन अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आता है, तो ये आता है 2006 में। और सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब की गई, ये पूछे तो, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, इससे ज्यादा नहीं पूछा। तो मैंने कोशिश की है कि, हालांकि मैंने बताया था आपको शुरू में जब पहली क्लास स्टार्ट की थी कि भाई ये जो पर्यावरण है ये पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। चाहता तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो सकती थी, लेकिन मैं कोशिश अब से ये कर रहा हूं कि बस कंटेंट आपको उतना ही कराऊं जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐतिहासिक तथ्यों में पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहां पर खोला गया था, तो ये देहरादून के अंदर। UPSI 2021 में पूछा है, लेकिन अभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उस समय की बात थी। प्रथम वन महानिरीक्षक, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो ये कौन बने थे, ये बने थे डाइट्रिच ब्रेडिस बने थे, तो ये आपने याद रखना है। उसके साथ साथ ताजमहल जो है ये किसके कारण बदरंगा होता जा रहा है, तो इसके 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो अम्लीय वर्षा बताई जाती है, और ये पूछा भी जा चुका है 2013 में। और दूसरा यहाँ पर बताया जाता है जो मथुरा के अंदर जो तेल रिफाइनरी है, यूपी के अंदर एक ही तेल रिफाइनरी है। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे तो यूपी के अंदर एक ही तेल रिफाइनरी है, मथुरा के अंदर। तो वहां से जो ऐश गिरती है उसकी वजह से भी इसका रंग जो है बदरंगा हो रहा है। वहीं पूछा जाए कि मेथेन जो जानवर जुगाली करते हैं, आपके घर में कोई गाय भैंस होगी, चारा चरने के बाद जो है जुगाली करती है, तो उसकी जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, फिर मेथेन बताना है। उसी तरह धान के खेत में के कौन सी निकलती है, वो भी मेथेन निकलती है। जो पशुओं का गोबर होता है उसमें से भी जो गैस निकलती है वो भी कैसी गैस निकलती है, मेथेन। और यहाँ पर दलदली जो भूमि है उसमें से भी कौन सी गैस निकलती है, फिर भी मेथेन ही आपने आंसर करना है।
पर्यावरण से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जो फेमस हैं, जैसे वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जादव पयोंग को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और इनके लिए देखिए जो जम्मू कश्मीर है वहां पे एक सेंचुरी का नाम भी है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। रॉकेट मैन या वुमेन किसे कहा जाता है, अच्छा दोनों के बारे में बताया गया है। के सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है और वुमेन कहा जाता है रितु करिधल। तो ये यहाँ पे ऐसे ही ऐड हो गए, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए इनको। जैसा मेट्रो मैन किसे कहा जाता है, तो श्रीधरन को। मिल्क मैन वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, ये मैंने जब कृषि वाली क्लास ली थी उसमें बताया था। बाकी बात की जाए तो यहाँ आप इसको स्किप कर सकते हो। भारतीय परिस्थिति का जनक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। वन महोत्सव का जनक किसको कहा जाता है, तो के एम मुंशी को कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। वही पर्यावरण और दिवस, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है। जितने पर्यावरण के साथ आ रहे हैं उनको कर लेते हैं। जैसे विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, याद करने पड़ेंगे और बार बार जब पढ़ोगे, ये पीडीएफ मिलेगा उसमें से पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, या इसका कहीं पर जहां पर आप स्टडी टेबल पर पढ़ते होंगे वहां पर एक पेपर पर लिख कर लगा लोगे, तब ये याद होंगे, ऐसे नॉर्मल याद नहीं होंगे। लेकिन 3 में आपको इसी में याद करा दूंगा, ये ट्रिक है। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। जल से याद रखना, पहला जल, पृथ्वी और जैव विविधता, ये तीनों ऐसे ही हैं जो तकरीबन हर महीने के समान डेट को आते हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ये मैं बता चुका हूं, और प्रथम भी मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी तब आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये भी मैंने ऊपर आपको पहली क्लास में बता दिया था, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगी प्रमुख पर्यावरण के लिए जो इकाइयां हैं, जैसे एगमार्क पूछा जाता है, ये किसके लिए, किसकी शुद्धता या गुणवत्ता के लिए दिया जाता है, तो खद्दान की शुद्धता और गुणवत्ता के लिए जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इको मार्क, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, मैंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन कांस्टेबल और एसआई में भी पूछा जा चुका है। इको मार्क किसके लिए दिया जाता है, तो पर्यावरण के प्रति अनुकूलन, यानी कि पर्यावरण जो अनुकूल रहेगा, पर्यावरण को खराब नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट को कैसा मार्क दिया जाता है, तो इको मार्क दिया जाता है। वही बात की जाए और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जो आपसे पूछे जाएंगे, देखिए मैंने बहुत बार बताया आपको, क्लास मेरी 360 डिग्री होती है, जो पॉइंट जहां से पूछे जा सकते हैं, और हो सकता है कि ये आप ज्योग्राफी में पढ़ो या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ो, तो वो चीजें हम यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो ये क्लास आपकी केवल ऐसा ही नहीं कि एक पर्यावरण का टॉपिक पढ़ाया, पीवाईक्यू पढ़ाए, बस हो गया काम, नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड होती हैं जो आपकी ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पर हॉलमार्क किसके लिए दिया जाता है, तो स्वर्ण आभूषण की जो शुद्धता होती है उसके लिए दिया जाता है। और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो बिल्कुल शुद्ध माना जाता है। रुग मार्क्स किसके लिए दिया जाता है, तो कालीन के लिए दिया, जो कालीन उत्पादन है उसके लिए दिया जाता है। और ग्रीन मफलर किसके लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण के लिए दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे मार्क हैं। इसके बाद कुछ ये डिजीज हैं जो पर्यावरण संबंधी हैं, जैसे मिनी माता रोग किससे होता है, तो पारा से होता है। कब हुआ पहली बार, देखिए तो जापान के अंदर इसको देखा गया था, ऐसा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आ जाएगा इटाई रोग, ये कैडमियम से होता है और हड्डियों के जोड़ों में इससे दर्द होता है। ब्लूबेरी सिंड्रोम, ये नाइट्रेट की वजह से होता है, और ये जो होता है शिशुओं के अंदर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहीं ब्लैक फुट बहुत बार पूछा जाता है, आर्सेनिक रोग है ये एक तरह से कारक जो है इसका, और त्वचा और पैरों के बीच में होता है जिसको ब्लैक फुट कहते हैं। उसके बाद एक आ जाता है यहाँ पर तंत्रिका संबंधी रोग, जिसको शीशे यानी पीबी से होता है, ये शीशे से होता है। और मानसिक विकार आ जाता है, पागलपन, भूलने की बीमारी, बहुत सारी बीमारी यहाँ से हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा कंटेंट और है, उसके बाद ये क्लास जल्दी ही खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि जल प्रदूषण का एक ही रूप क्या कहलाता है, तो यूट्रोफिकेशन कहला जाता है। वहीं मेंढक जो होता है वह प्लवक जो होते हैं जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है।
तो जैव संकेत यदि आपसे पूछता है कौन कौन माने जाते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मेरी हर क्लास में PYQ के साथ साथ जो आपकी और संभावनाएं बन सकती हैं वो सब होती हैं। जैसे मेंढक और उसके साथ प्लवक, ये किसके संकेत माने जाते हैं? तो ये संकेत माने जाते हैं जल प्रदूषण के। इंपॉर्टेंट रहेगा कि जल प्रदूषण के कौन कौन संकेत हैं, तब आपने इनको आंसर करना है। पर्यावरण संबंधित दुर्घटनाएं, तो यहां पर आप 2 दुर्घटनाएं मेनली इंपॉर्टेंट रखोगे। एक तो भोपाल गैस त्रसादी किसकी वजह से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का वहां पर रिसाव हुआ था और 1984 ईस्वी में, बस ये डेट याद रखनी है और कुछ नहीं। उसके बाद आ जाएगा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, इसके 2 साल बाद ही होती है, जिसके अंदर यूक्रेन में जो है एक परमाणु रिएक्टर के अंदर रिसाव हुआ था, उससे भी हजारों लोगों की मौत हुई थी, ये याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि पर्यावरण का शत्रु किस पेड़ को कहा जाता है, फिर आपने बताना है यूकेलिप्टिस यानी कि सफेदा को कहा जाता है। जड़ी बूटी की रानी किसको कहा जाता है? तुलसी को कहा जाता है। और जल का आतंक किसको कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है। पृथ्वी के फेफड़े यदि आपसे पूछता है, जो कि पूछे जा चुके हैं, तो फिर आपने अमेजन वर्षा वन को बताना है। और जो ब्राजील के अंदर कोप हुई है वो अमेजोन वर्षा वन पर ही जो डेडिकेट थी, ये याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कार्य आपसे पूछा जाएगा, भैया ये बताइए कि इसका कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है ऊष्मा को अवशोषित करके वातावरण को गर्म करना। लेकिन ग्रीन हाउस गैस यदि आपकी अर्थ पर ज्यादा बढ़ गई फिर क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो नॉर्मली अभी क्या है कि आप देख रहे हो कि गर्मी एकदम से बढ़ने लगी है। जैसे ही होली गई उसके बाद गर्मी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। तो ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? नॉर्मल जब आपसे 20-30 साल पहले की बात करें तो तब इतना टेम्परेचर होली के बाद नहीं बढ़ता था। होली तक भी जो लोग थे, हमारे जो माता पिता हैं, दादा भी बताते हैं कि पहला टाइम पीरियड में काफी ज्यादा जो है लोग बाग होली के टाइम तक भी रजाई ओढ़कर सोते थे, लेकिन अभी नहीं है। तो ये किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैसेज का जो प्रभाव है अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके अंदर हम किस किस को रखते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को रखते हैं, CFC, ओजोन को रखते हैं, और जी इसके अंदर नाइट्रस ऑक्साइड को रखते हैं। और उसके साथ साथ एक और याद रखना, जल वाष्प को रखते हैं। तो ये गैस होती हैं और यहाँ पर मैंने मेंशन भी की है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी और जल वाष्प। ये कैसे पूछा जाता है? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से A ऑप्शन, B ऑप्शन, C और D ऑप्शन ये दिए होते हैं। और 3 ऑप्शन में तो आपको ये गैसें मिलेंगी और एक पूछा जाएगा कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तब आपने मार्क करना है जोन सी उसके अंदर नहीं दी हुई होगी। बस ये याद रखना है। और ग्रीन फाइनेंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। क्या इस क्वेश्चन को मैं लॉक करता हूं आज की क्लास में, ये लॉक रहेगा। ग्रीन फाइनेंस यानी कि हरित वित्त पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तीय ऋण या निवेश को कहते हैं। ये देखिए पूछा जा चुका है, लेकिन फिर से रिपीट होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ अपने आप में बात है, इसलिए आप इसको लॉक करके रखोगे कि आपसे पूछा जाएगा। बस इस क्लास में इतना ही था। यहाँ तक उम्मीद करूंगा कि बहुत सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट कराया है। कुछ प्रॉब्लम थी जो मैं आपको सीधे बोर्ड पर नहीं आ पाया। बस ये है कि मुझे आपके लिए क्लास बनानी थी और पूरे आज का जो है 15 दिन कंप्लीट करना था। कल की क्लास भी नहीं हो पाई थी, वो इसी वजह से नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी क्लासें कंटिन्यू ऐसे मिलती रहेंगी मेरे पास। हालांकि छुट्टी के दिन बहुत कम बचे हैं, लेकिन 100 दिन कंप्लीट करेंगे हम। और इसका PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पर। चैनल पर नए हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या होमगार्ड के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, GS की प्रिपरेशन की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।